हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई ऑफ लॉ। मेरे इस चैनल पे आपको लॉ से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलेंगी। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का होने वाला है, यानी कि क्षतिपूर्ति का अनुबंध। ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कंटिन्यूड जो पार्ट होता है उसका एक टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके मीनिंग से। तो सबसे पहले एक सिनेरियो सोचो कि अगर कोई आपसे आकर बोलता है कि भाई तू इस पर्टिकुलर काम को करने में आगे बढ़, इसमें किसी भी तरीके का कोई नुकसान हुआ ना तो मैं उसका लॉस भरूंगा, है ना। सुनने में कितना अच्छा लगता है। अब यही जो हमें अच्छा लगा ना, इसी को लॉ की भाषा में क्या कहते हैं, दोस्ती या भरोसा। ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ठीक है। इसको हम एक इजी लैंग्वेज में देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एक तरीके की प्रॉमिस है किसी एक पर्सन ए के द्वारा किसको, बी को की गई प्रॉमिस। ठीक है। क्यों कि ए ने बी को कहा कि भाई इस काम को करने में आगे बढ़, अगर किसी तरीके का फाइनेंशियल लॉस होगा, ठीक है, तो उसकी भरपाई मैं करूंगा। और वो फाइनेंशियल लॉस किस किस के कारण हो सकता है, या तो ए के द्वारा या फिर किसी भी थर्ड पर्सन सी के द्वारा। ठीक है। इसको एक एग्जांपल से समझो। देखो, एक पर्सन अमित है, वो अपनी जमीन को राजेश को बेच रहा था। ठीक है। लेकिन बीच में एक तीसरा व्यक्ति आ जाता है, कौन, राहुल। राहुल क्लेम करता है कि जमीन का एक छोटा सा हिस्सा राहुल का है, और वो कहता है कि अगर ये जमीन तूने खरीदी ना तो मैं केस कर दूंगा। अब राजेश तो डर गया कि अब मैं जमीन खरीदूंगा बेफालतू में लफड़े में पड़ जाऊंगा। तो अमित राजेश को ये कहता है कि भाई तू बिंदास होके जमीन खरीद, अगर राहुल ने कुछ भी सीन क्रिएट किया, कोई भी केस किया, तो उसका सारा फाइनेंशियल लॉस, फाइनेंशियल बर्डन मैं बियर करूंगा। एक एक रुपया मैं तुझे कंपनसेट करूंगा, तू टेंशन मत ले और आराम से जमीन खरीद। अब जो ये प्रॉमिस अमित ने राजेश को कर दिया ना, किस लिए, प्रॉमिस टू सेव फ्रॉम लॉस, इसी को हम क्या कहते हैं, इंडेमनिटी कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में ना सेक्शन नंबर 124 में दो पर्सन का जिक्र है। एक पर्सन है इंडेमनीफायर। ठीक है। ये इंडेमनीफायर कौन है, नुकसान भरने वाला। ठीक है। जो हमारा ऊपर का एग्जांपल है उसमें अमित इंडेमनीफायर है। ठीक है। मतलब द पर्सन हु प्रोमिसेस टू कंपनसेट फॉर द लॉसेस, जो पर्सन ये कहता है कि कोई लॉस होगा तो मैं बियर करूंगा, वो है इंडेमनीफायर, यानी कि हमारे ऊपर के एग्जांपल में अमित। और इंडेमनिटी होल्डर कौन है, हमारे ऊपर के एग्जांपल में राजेश, जिसको प्रॉमिस किया जा रहा है। ठीक है। जिसको नुकसान से बचाया जा रहा है। ठीक है। उसे प्रोटेक्शन मिल रही है, वो क्या है, इंडेमनिटी होल्डर या इंडेमनिटी फाइड। ठीक है। ये दो पार्टीज हैं हमारी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के लिए। अब देखते हैं कि एक वैध क्षतिपूर्ति अनुबंध की आवश्यकताएं क्या हैं, यानी कि किसी वैलिड इंडेमनिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या नेसेसरी कंडीशंस हैं। ठीक है। तो देखो, जो ये क्षतिपूर्ति का अनुबंध है ना, ये किसी एक विशेष प्रकार का अनुबंध है। इसके लिए पहले जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ना, उसकी सभी सामान्य आवश्यकताओं को पूरा करना जरूरी है। सामान्य आवश्यकताएं या शर्तों का पूरा करना मतलब कि धारा 10 सेक्शन नंबर 10, मतलब किसी भी अन्य अनुबंध की तरह क्षतिपूर्ति का जो अनुबंध है ना, उसमें निम्नलिखित बातें होनी चाहिए। क्या, सहमति जो होनी चाहिए वो स्वतंत्र होनी चाहिए, यानी कि फ्री कंसेंट। जो दोनों पक्षकार है ना, उनके बीच में किसी भी तरीके की जोर जबरदस्ती या धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए। योग्यता, दोनों ही पक्षों को ना कानूनी रूप से वयस्क होना और दिमागी तौर पे स्वस्थ होना जरूरी है। वैध उद्देश्य और प्रतिफल, यानी कि लॉफुल ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन का होना जरूरी है। यानी अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी किसी इलीगल एक्ट के लिए, तो वो वैलिड नहीं होगा कोर्ट रूम में। इसका एक एग्जांपल देखो इंटरेस्टिंग सा, कि अगर एक्स वाई और जी है, तो एक्स जो है वो वाई से कहता है कि जाकर के जी का घर जला दे। ठीक है। और कोई भी कानूनी परिणाम होगा ना या खर्चा होगा उसको मैं झेलूंगा। ठीक है। अब वाई क्या करता है, बेवकूफों की तरह जाकर के जी का घर जला देता है। अब वाई के ऊपर ना 10,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया जाता है। ठीक है। अब वाई ये पैसा क्या एक्स से कानून की तरफ से वसूल सकता है? क्या वाई एक्स को कोर्ट रूम में ले जाके कह सकता है कि तूने कहा था घर जलाने के लिए, मुझे 10,000 रुपए दे? ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जो वाई ने काम किया है ना, जो एक्ट किया है ना, वो इलीगल है। ठीक है। तो इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी को पूरा करने के लिए जो आप कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हो ना, उसमें लॉफुल ऑब्जेक्ट, यानी कि उद्देश्य उसका ऑब्जेक्ट होना चाहिए, जो ऑब्जेक्ट है वो लॉफुल होना चाहिए, और उसका कंसिडरेशन या कि प्रतिफल भी लॉफुल होना चाहिए।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन आती है अनुबंध की प्रकृति। ये वो स्पष्ट या निहित दोनों तरीके से हो सकते हैं, यानी कि वो एक्सप्रेस भी हो सकता है कंसेंट, और इम्प्लाइड भी हो सकता है, ठीक है। ये हमेशा हमें नॉर्मल तौर पे हमें लगता क्या है कि हाँ ये तो एक बिल्कुल फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, बट ऐसा नहीं है। ये एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी, ठीक है। जैसे हमारा जो एग्जाम्पल फर्स्ट वाला था जिसमें अमित ने राजेश को गारंटी दी थी, अमित ने राजेश को कहा था एक्सप्रेस, मतलब पूरा बोलकर कहा था कि भैया जमीन को खरीद ले, कोई दिक्कत आएगी तो मैं देखूंगा, है ना। तो ये क्या है, एक्सप्रेस इंडेमनिटी है। यहाँ पे जो वादा है ना वो बोले गए शब्दों से दिया गया है, ठीक है। या फिर ये लिखित समझौते से भी हो सकता है, बट एक तरीके से निहित क्षतिपूर्ति भी होती है, ठीक है। वहां पे लिखना या बोलना जरूरी नहीं होता, वहां पे अंडरस्टैंडिंग होती है बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द टू पर्सन्स हु आर गोइंग टू डू द एक्ट, ठीक है। इसका एक एग्जांपल देखते हैं कि यार प्रिंसिपल और एजेंट का एग्जांपल यहाँ पे बहुत ही सटीक बैठता है कि अगर कोई एजेंट है वो अपने प्रिंसिपल के कहने पे कोई लॉफुल एक्ट करता है और उस एक्ट को करने के दौरान एजेंट को कोई नुकसान हो जाता है, ठीक है, तो प्रिंसिपल जो है वो लीगली बाउंड होगा टू पे द डैमेजेस, किसके लिए, जो एजेंट को हुए हैं, ठीक है। अब इस बात को ना हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की जो सेक्शन नंबर 222 है ना वो भी इसको सपोर्ट करती है। अब देखते हैं कि इंडियन लॉ वर्सेस इंग्लिश लॉ, यानी कि स्कोप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इंडिया में कैसा है और इंग्लैंड में इंग्लिश लॉ में कैसा है। तो अगर सेक्शन नंबर 124 इंडिया के हिसाब से देखते हैं हम, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है ना उसका स्कोप बहुत ज्यादा नैरोअर है देन इंग्लिश लॉ, यानी कि इंग्लैंड के लॉ के हिसाब से। सबसे पहले देखते हैं हम पोजीशन इन इंडिया, यानी कि हमारे प्यारे भारतवर्ष की। तो सेक्शन नंबर 124 के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी जो है ना वो सिर्फ तभी वैलिड माना जाता है जब वो लॉसेस जो हो रहे हैं वो ह्यूमन एजेंसी की वजह से हो रहे हो, ठीक है। ह्यूमन एजेंसी क्या होता है, ह्यूमन एजेंसी का मतलब है कि जो नुकसान हो रहा है ना वो किसी ना किसी इंसान की वजह से हो रहा है, ठीक है। अब वो इंसान चाहे प्रॉमिसर है या कोई थर्ड पार्टी है, बट है इंसान, ठीक है। अब इसका मतलब टेक्निकली हुआ क्या, कि इसका मतलब हुआ कि अगर आपका कोई नुकसान किसी एक्सीडेंट से, किसी फायर से, किसी तूफान से, जिस तरीके के हम कहते हैं एक्ट ऑफ गॉड, ऐसा कोई एक्ट ऑफ गॉड से नुकसान हो रहा है ना, तो उसे हम सेक्शन नंबर 124 के अंडर नहीं मानेंगे, ठीक है। अब वो सेक्शन नंबर 124 में नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा। तो जो भी इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना इंडिया में, वो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट की तरह ट्रीट होते हैं, जो सेक्शन नंबर 31 के अंडर आते हैं, ठीक है। इससे हमारा एक पॉइंट क्लियर हो गया कि इन इंडिया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज इक्वल टू ओनली ह्यूमन एजेंसी, ठीक है। बट इंग्लैंड की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो इंग्लैंड का लॉ कहता है कि आपका लॉस किसी की वजह से भी हो रहा हो, भरपाई हम ही करेंगे। यानी कि जितने भी तरीके के इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना वो सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के अंडर ही आते हैं, चाहे वो ह्यूमन एजेंसी से हो रहा है, ठीक है, चाहे वो किसी एक्ट ऑफ गॉड जैसे कि समुद्री तूफान से हो गया, अर्थक्वेक से हो गया, या फायर से हो गया, किसी भी तरीके से हो गया, वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में ही माना जाएगा, ठीक है। इसका मतलब इंडिया में जो इसका स्कोप है वो छोटा है, कम है, और इंग्लिश लॉ में इसका स्कोप काफी ब्रॉड है। एक बात सोचो, जिस बंदे को प्रोटेक्ट करने का वादा किया गया है, ठीक है, यानी कि जो हमारा आइडेंटिटी होल्डर है, अगर सच में उसके ऊपर कोई मुसीबत आ जाए, कोई उठकर उसके ऊपर केस कराए, ठीक है, तो कानून उसे क्या क्या ताकत देता है, ये सारे राइट्स, ठीक है, वो किसमें गिवन है, सेक्शन नंबर 125 में। लॉ कहता है कि अगर आइडेंटिटी होल्डर अपनी अथॉरिटी के अंदर रहकर काम करता है, ठीक है, तो वो आइडेंटिटी फायर से, जो यानी कि जिसने वादा किया है, उससे तीन मेन चीजें रिकवर कर सकता है। चलिए एक एक करके देखते हैं। राइट टू रिकवर डैमेजेस, यानी कि जो भी उसे नुकसान हुआ है वो, ठीक है। अगर आइडेंटिटी होल्डर के ऊपर किसी तीसरे बंदे ने कोई लॉ सूट फाइल कर दिया है, ठीक है, और कोर्ट ने उसे डैमेजेस पे करने का ऑर्डर दे दिया है, तो वो सारे का सारा पैसा किससे ले सकता है, आइडेंटिफायर से ले सकता है। मानो कि किसी एक
केस के कारण कोर्ट ने कहा कि आपको 50,000 रुपए का हर्जाना देना पड़ेगा। ठीक है, तो जो आइडेमनिटी होल्डर है ना, वो इस सारे के सारे 50,000 रुपए आइडेमनिटी जो इंडेमनीफायर होता है उससे ले सकता है। ठीक है, इसके बाद आता है राइट टू रिकवर कॉस्ट। मतलब जब देखो, जब केस जो है कोर्ट में चलता है ना, तो सिर्फ डैमेजेस नहीं लगते हैं। ठीक है, जो कानूनी कार्यवाही चल रही हो रही है, कानूनी लड़ाई चल रही है ना, उसके ऊपर भी अपने खर्चे होते हैं, जैसे कि लॉयर की फीस होती है, कोर्ट फीस होती है, या बाकी सारे लीगल एक्सपेंसेस होते हैं। तो सेक्शन 125 कहता है कि अगर आइडेमनिटी होल्डर को उस सूट को डिफेंड करने में या लड़ने में कोई कॉस्ट लगी है ना, ठीक है, वो रीजनेबल कॉस्ट भी वो आइडेमनीफायर से रिकवर कर सकता है। लेकिन यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट शर्तें हैं। क्या? पहली शर्त है कि आइडेमनिटी होल्डर ने आइडेमनीफायर के ऑर्डर्स का सम्मान करते हुए फॉलो किया हो कि हाँ ठीक है, मैं ऐसे ही काम करूंगा। ठीक है, दूसरी शर्त ये है कि आइडेमनिटी होल्डर जो है ना, वो एक प्रूडेंट पर्सन की तरह डील कर रहा हो, यानी कि एक समझदार इंसान की तरह ये सोचते हुए केस में पैसा लगा रहा हो कि वो पैसा वाकई में उसकी खुद की जेब से जा रहा है। उसको ऐसा नहीं सोचना कि दूसरे ने पेमेंट करनी है तो अंधाधुन पैसा लगा दे। ठीक है, तीसरा राइट है राइट टू रिकवर सम्स पेड अंडर कॉम्प्रोमाइज, यानी कि कोई आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो रही है, तो वहां पे जो पैसा दिया गया आइडेमनिटी होल्डर के द्वारा, वो भी वो आइडेमनीफायर से वसूल कर सकता है। इसके लिए भी दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन है कि आइडेमनीफायर ने पहले से ही ना मना किया हो कि इस केस के लिए आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट मत करियो। ठीक है, अगर आइडेमनीफायर के मना करने के बावजूद भी आइडेमनिटी होल्डर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करता है, तो जितना भी पैसा लगे वो खुद पे करेगा, आइडेमनीफायर कुछ नहीं देगा। ठीक है, सेकंड कंडीशन होती है कि वो जो कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है ना, वो भी एक प्रूडेंट इंसान यानी कि एक वाइज या रीजनेबल इंसान की तरह ही किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि सेटलमेंट 5,000 में होनी थी और आपने 50,000 की सेटलमेंट कर ली है। ठीक है, तो ये दो कंडीशन इसके लिए भी है। देखो, हमने देख लिया कि राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर क्या हैं। ठीक है, लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा है कि जो बेचारा सारे के सारे लॉसेस की भरपाई कर रहा है, उसके पास भी कुछ राइट्स हैं? क्या जो हमारा इंडेमनीफायर है उसके पास भी कुछ राइट्स हैं? तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है कि अगर आप पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को छान मारोगे ना, तो आपको कहीं पे भी इंडेमनीफायर के राइट्स पे कोई अलग से सेक्शंस नहीं मिलेंगे। जो हमारा एक्ट है ना, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इस बात पे बिल्कुल साइलेंट है। तो फिर उसे राइट कहाँ से मिलते हैं? उसे राइट मिलते हैं जुडिशियल प्रेसिडेंट से, यानी कोर्ट के जो पुराने जजमेंट्स होते हैं ना, उनसे। और इक्विटी का एक बहुत ही फेमस सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन, यानी कि प्रत्यासन का सिद्धांत। ठीक है, अब देखते हैं इसके क्या क्या राइट्स है इंडेमनीफायर के। सबसे पहला राइट है राइट ऑफ सब्रोगेशन, यानी कि प्रत्यासन का सिद्धांत। स्टेप इनटू द शूज, यानी कि दूसरे की जगह ले लेना। ठीक है, तो ये एक बहुत ही फेमस लाइन है कि टू स्टेप इनटू द शूज ऑफ द इंडेमनिटी होल्डर। इसका मतलब क्या है कि जब इंडेमनीफायर इंडेमनिटी होल्डर का पूरा लॉसेस पे कर देता है, तो पेमेंट करते ही ना वो इंडेमनिटी होल्डर की जगह ले लेता है। ठीक है, अब उस तीसरे बंदे जिसको उसने पैसा दिया है, उस तीसरे बंदे के खिलाफ जो भी लीगल राइट्स और रेमेडीज है ना, जो पहले इंडेमनिटी होल्डर के पास थे ना, वो सारे राइट्स और रेमेडीज ना ऑटोमेटिक किसको मिल जाएंगे? हमारे इंडेमनीफायर को। ठीक है, लेकिन ये राइट सिर्फ और सिर्फ तभी ट्रिगर होते हैं जब इंडेमनीफायर ने एक्चुअल में पैसा पे कर दिया हो, उससे पहले नहीं होंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है राइट टू स्यू थर्ड पार्टी। ठीक है, अब जब इंडेमनीफायर जो है वो इंडेमनिटी होल्डर की जगह पे आ ही गया है, तो उसके पास एक और राइट आ जाता है। क्या? राइट टू स्यू थर्ड पार्टी, यानी कि जो भी रॉन्ग डूअर था, जिसकी गलत करने की वजह से इंडेमनीफायर को नुकसान हुआ था, है ना, तो हमारा इंडेमनीफायर अब उसको कोर्ट में स्यू कर सकता है, उसके ऊपर कोर्ट में केस फाइल कर सकता है, ताकि वो अपना पैसा रिकवर कर सके। बट यहाँ पे एक छोटा सा प्रोसीजरल है, ये ध्यान रखना है कि जो इंडेमनीफायर जब केस करता है ना, तो उस केस में नाम किसका होता है? इंडेमनिटी होल्डर का होता है। लेकिन जितना भी फायदा होता है, जो भी बेनिफिट होता है ना, वो इंडेमनीफायर को मिलता है। क्यों? क्योंकि जब पहले हर्जाना भुगता था ना, तो उस समय
पॉकेट से किसके पैसे निकला था? इंडेमनीफायर के पॉकेट से पैसा निकला था, ठीक है, तो बेनिफिट भी वही लेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है राइट टू लिमिट लाइबिलिटी। अब देखो, जो हमारा इंडेमनीफायर है ना, वो कोई कुबेर का खजाना लेकर नहीं बैठा है, ठीक है। उसने कॉन्ट्रैक्ट में जिस स्पेसिफिक बात को, जिस स्कोप का वादा किया हुआ है ना, केवल वो उसी के लिए ही पैसे भरेगा, उसी के लिए ही लायबल है। अगर इंडेमनिटी होल्डर को किसी ऐसे इवेंट या वजह से नुकसान हो रहा है जो कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीड नहीं था, ठीक है, तो जो इंडेमनीफायर है ना, उसके पास पूरा राइट है कि वो पेमेंट को रिफ्यूज कर दे, मना कर दे कि मैं नहीं भर सकता भैया, इस पे तो हमारी बात ही नहीं हुई थी, ठीक है। इसका मतलब वो अपनी लाइबिलिटी को जो है लिमिट कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है हमारे पास राइट टू अपॉर्शनमेंट, मतलब एक्सटेंड ऑफ पेमेंट, ठीक है। इसका क्या मतलब है? कानून का एक सिंपल सा नियम है कि इंडेमनिटी का मतलब होता है लॉस की भरपाई करना, ना कि प्रॉफिट कमाना, ठीक है। इसलिए इंडेमनीफायर जब तीसरे बंदे पर केस करेगा ना, तो वो सिर्फ एक्चुअल अमाउंट ही मांग सकता है जिसका उसने पेमेंट किया था इंडेमनिटी होल्डर के जरिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो केस करके कोई फायदा या एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहा है, ठीक है, वो ऐसा नहीं कर सकता। तो ये राइट कम ड्यूटी ज्यादा है इंडेमनीफायर के लिए, ठीक है। अब ये पूरे के पूरे जितने भी हमने 4 पॉइंट्स देखे हैं ना, इनको एक एग्जांपल से देखते हैं, द कार इंश्योरेंस केस, ठीक है। मान लेते हैं ए इंडेमनिटी होल्डर एक बंदा है, ठीक है, और कंपनी जी उसकी कार इंश्योरेंस कंपनी है, यानी कि इंडेमनीफायर है, ठीक है। अब एक दिन होता क्या है, एक तीसरा बंदा उठकर आता है बी, और वो बदतमीजी से अपनी गाड़ी एक ही कार में क्रैश कर देता है, ठीक है। अब जो एक ही कार है ना, वो डैमेज हो जाती है। अब कंपनी जी क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक ए को 50,000 रुपए की पेमेंट करती है, ठीक है। अब जैसे ही कंपनी जी ने 50,000 रुपए की पेमेंट कर दी ए को, तो अब उसने ए के शूज में स्टेप इन कर लिया, ठीक है। अब कंपनी जी के पास पूरा राइट है कि वो जो तीसरा बदतमीज बंदा बी था ना, उसको केस ठोक दे उसके ऊपर और उससे 50,000 रुपए वसूल ले, ठीक है। लेकिन अब हमारा ये फोर्थ पॉइंट क्या कहता है? फोर्थ पॉइंट हमारा ये कहता है कि जो कंपनी जी है ना, वो जो थर्ड पर्सन बी है, उससे केवल 50,000 रुपए ही ले सकती है। ऐसा नहीं है कि वो 1 लाख रुपए उससे कंपनसेशन ले ले, ऐसा वो नहीं कर पाएगी, ठीक है। एक्सटेंड ऑफ पेमेंट नहीं हो सकता। तो इंडेमनीफायर के राइट्स हो गए कि पैसे देते ही वो दूसरे की जगह ले लेगा, ठीक है, और तीसरे बंदे पर जाकर के केस कर देगा, ठीक है। और जितना उसने एग्री किया था कॉन्ट्रैक्ट में, केवल उतने ही पैसे की भरपाई करेगा, लेकिन उससे ज्यादा पैसे भी नहीं वसूल सकेगा, प्रॉफिट नहीं करना उसको अपना। इस एग्जाम्पल को हम लास्ट स्लाइड में कवर कर चुके हैं, अगर आपको इसको नोट डाउन करना है तो आप इसको पॉज करके यहाँ पे इसको नोट कर सकते हैं। देखो, यहाँ पे एक केस है, गजानन मोरेश्वर वर्सेस मोरेश्वर मदान, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का एक बहुत ही फेमस केस है, ठीक है। इस केस से पहले ना एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन था कि अगर आप सेक्शन 124 की बेयरेक्ट लैंग्वेज को देखते हैं, तो वहां लिखा हुआ है कि प्रोमिसेस टू सेव द अदर फ्रॉम द लॉस। इस वजह से पहले कुछ कोर्ट्स को ये माना हुआ था कि इंडेमनिटी होल्डर तब तक पैसे नहीं मांग सकता जब तक कि उसे कोई एक्चुअल में पैसा खर्च ना करना पड़ा हो, यानी कि लॉस ना हो जाए एक्चुअली में। लेकिन इस केस में क्या हुआ पता है? गजानन के पास ना बॉम्बे में बीएमसी से ली हुई कुछ जमीनें थी, लीज हो लैंड। तो उसने वो जमीनें मोरेश्वर मदान को कुछ बिल्डिंग वगैरह बनाने के लिए यूज करने दी, ठीक है। अब बिल्डिंग बनाने के लिए मोरेश्वर ने उसे एक तीसरे बंदे केशव दास से मटेरियल उठाया, ठीक है, और उस जमीन को मोर्टगेज रख दिया। गजानन ने क्या किया? गजानन ने मोरेश्वर के कहने पर अपना नाम वहां लगवा दिया, और मोरेश्वर ने वादा किया कि भाई इस मॉर्टगेज से तेरा जो भी लॉस होगा ना, उसे मैं झेलूंगा और तुझ पर कोई लाइबिलिटी नहीं आएगी, ठीक है। अब हुआ क्या कि जब जो कर्जा था उसे क्लियर करने की लास्ट डेट आ गई, पर मोरेश्वर ने पैसे नहीं चुकाए। तो गजानन पर जब कर्जे का डर मंडराने लगा ना, तो गजानन ना कोर्ट पहुंच गया कि मोरेश्वर को बोलो कि वो कर्जा चुकाए और जमीन को छुड़वाए। तो मोरेश्वर ने कोर्ट में क्या कहा पता है? उसने कहा कि सर, अभी गजानन ने तो एक भी पैसा नहीं लगाया है, अभी तक कोई लॉस हुआ ही नहीं है, तो ये अभी मुझसे क्यों पैसे मांग रहा है? अब
कोर्ट ने यहाँ पे एक हिस्टोरिकल जजमेंट पास किया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये कहा कि मोरेश्वर के जो आर्गुमेंट है ना वो बिल्कुल ही बेबुनियाद है। कोर्ट ने एक बहुत ही सुंदर बात कही कि इंडेमनिटी होल्डर डज नॉट हैव टू वेट अंटिल दे एक्चुअली सफर अ लॉस। यानी अगर इंडेमनिटी होल्डर की लायबिलिटी एब्सोल्यूट हो चुकी है, मतलब ये बिल्कुल तय है कि कर्जा चुकाना ही पड़ेगा, डेट सर्टेन है, तो वो लॉस होने का इंतजार नहीं करेगा। वो पहले ही इंडेमनीफायर के पास जाकर बोल सकता है कि भैया इंडेमनिटी निभाओ अपनी और लायबिलिटी क्लियर करो। ठीक है, अगर कानून लॉस होने का ही इंतजार करने को कहे तो इंडेमनिटी का मकसद ही खत्म हो जाएगा। ये केस था गजानन मोरेश्वर वर्सेस मोरेश्वर मदान का। नेक्स्ट केस है एडामसन वर्सेस जार्विस का। तो इस केस में कोर्ट ने कहा कि भले ही दो लोगों के बीच में कोई शब्दों में कोई वादा नहीं हुआ था, मतलब ये इम्प्लाइड इंडेमनिटी का केस है कि अगर कोई शब्दों में वादा नहीं हुआ है, लेकिन अगर एक बंदे ने कोई लीगल एक्टिविटी दूसरे बंदे के कहने पे कही है, तो दूसरे बंदे का ये फर्ज बनता है कि पहले बंदे के हर तरीके के लॉसेस को वो रिकवर करवाए। ठीक है।